कूलाम का नियम, इसकी परिभाषा है। कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के बीच लगे बल की माप की और यह पाया कि यह बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है और यह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम, यदि हम दो आवेश लेते हैं, ठीक है, दो आवेश लिया हमने इसको और दूसरा हम लोगों ने लिया मान लो AB प्लस लिया, ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी है वो है R। तो हम हमेशा इसे बिंदु आवेश ही मानते हैं, ठीक है। इसको हमने प्लस Q मान लिया, इसको भी हमने प्लस Q मान लिया। अब देखो, अगर दोनों प्लस प्लस है तो दोनों के बीच में कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। हमको इस बल की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों बॉडीज हैं, ये प्लस चार्ज है और ये दूसरा भी प्लस चार्ज है। हम ये इस तरह से भी ले सकते हैं, एक प्लस ले सकते हैं, माइनस चार्ज ले सकते हैं। इन दोनों के बीच में R दूरी है। इन दोनों के बीच में कौन सा लगेगा? आकर्षण बल। या ये इसमें लगेगा प्रतिकर्षण बल, इसमें लगेगा आकर्षण बल। तो दोनों के बीच में जो बल है वो कितना लगेगा उसका मान कैलकुलेट करने के लिए कूलाम ने एक फॉर्मूला दिया था, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये है इनका फॉर्मूला, ठीक है। तो इनका नियम क्या कहता है? इन्होंने क्यों ये नियम दिया? ताकि हम दोनों के दो जो चार्जेस हैं इनके बीच का हम बल का मान निकाल सकें। तो बल का जो मान निकलता है वो कौन कौन चीज़ों पे डिपेंड करता है? हमारे Q की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि हमने कितना आवेश लिया है। ज़्यादा आवेश है तो बल ज़्यादा लगेगा और आवेश कम है तो उनके बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण है बल है वो कम लगेगा, ठीक है। तो हमारा जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है? इसका नियम पहले पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा कि यह बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो फोर्स जो है, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अनुक्रमानुपाती है किसके? दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर। F जो है वो किस पे है? अनुक्रमानुपाती है किसके? Q1 व Q2 के गुणनफल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा आवेश ज़्यादा है तो उनके बीच में बल ज़्यादा होगा और अगर आवेश कम है तो उनके बीच का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कम होगा, ठीक है। दूसरा क्या है? उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये जो बल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R का वर्ग मतलब R स्क्वायर, इसके व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर दूरी कम है तो बल ज़्यादा है, दूरी अगर बढ़ा देते हैं तो बल, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कम हो जाएगा। हम लॉजिकली भी देखें तो हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ अगर पास पास लाते हैं तो उनके बीच में बल या तो बल बढ़ जाएगा और अगर दूर दूर रखेंगे तो उनके बीच का बल कम होगा। सिंपल लॉजिक, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आवेश की मात्रा अधिक है तो उनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा और अगर बॉडीज छोटी है, आवेश की मात्रा अगर कम है तो उनके बीच का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कम होगा। ये सिंपल है, ठीक है। देखो बच्चों, ये दोनों फार्मूला को जो हम मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो हम जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हमको हटाना होगा तो ये क्या बन जाएगा? हम इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये जब हमको ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना होता है तो हम क्या, हमारी फॉर्मूला क्या बन जाएगी? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पे K एक
कांस्टेंट है, ठीक है। के क्या है, कांस्टेंट है। इसमें देखो जो हमने गुरुत्वाकर्षण का नियम जो 11th में पढ़ा था उसमें क्या से था, दो द्रव्यमान है, दो द्रव्यमान के बीच का आकर्षण बल, लेकिन ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन इसमें हमारा दो चार्जेस हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वो हमेशा दो तरह का इसलिए इसमें बल लगता है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो दो तरह का होता है, एक या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, क्योंकि हमारे चार्जेस भी दो तरह के होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमारा या तो आकर्षण बल लगता है या तो प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है। अब ये है हमारा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पर के हमारा नियतांक है, ठीक है। और ये जो नियतांक है इसका मान कितना है, के इज इक्वल टू कितना होता है 1/4πε0। के का वैल्यू कितना होता है 1/4πε0। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमारी फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें ε0 क्या है, ε0 को हम कहते हैं वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, ठीक। अब वैद्युतशीलता जो होता है वो क्या है, किसी भी मीडियम का, हम मान लो कि ये दोनों जो चार्जेस हमने रखे हैं, है ना, Q1 और Q2 जो दो चार्ज रखे हैं, या ये किसी न किसी माध्यम में होंगे, तो ये माध्यम की परमिटिविटी होता है। वैद्युतशीलता मतलब उस माध्यम में कितनी आसानी से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कितनी आसानी से चल सकती हैं, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण बल जब लगता है, हम आगे जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं, तो ये जो चार्जेस होते हैं इनके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उसमें वैद्युत बल रेखाएं काम करती हैं। तो वो बल रेखाएं कितनी आसानी से उस मीडियम में मूव कर सकती हैं, यही उसकी वैद्युतशीलता कहलाती है। ये माध्यम की वैद्युतशीलता होती है। वैद्युतशीलता क्या होती है, किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि पानी में करंट ज़्यादा तेज दौड़ता है ना, और कोई दूसरे माध्यम में थोड़ा धीरे दौड़ता है, ठीक। मान लो एयर और मेटल का भी कंपेयर करते हैं, अगर हमने दो मेटल के ऊपर रखा तो उसमें वैद्युतशीलता ज़्यादा होती है, और ओपन एयर में रखते हैं तो उसकी वैद्युतशीलता कम होती है। तो उसी तरह मतलब जो मीडियम होता है उस पर डिपेंड करता है, जो माध्यम है उसकी वैद्युतशीलता, सब माध्यम की वैद्युतशीलता अलग अलग होती है। तो हमारा जो सबसे कॉमन है वो है एयर में हम लेते हैं, ठीक है। फ्री एयर में इसकी वैद्युतशीलता का मान कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। और इसका मात्रक है c² अपॉन nm², ठीक है। एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है, फ्री एयर में कितना होता है, मुक्त आकाश में या निर्वात में, मुक्त आकाश या निर्वात, या हम इसको निर्वात ही मान लेते हैं, ठीक है। निर्वात में इसका वैल्यू कितना होता है एप्सिलॉन का मान मतलब इसकी परमिटिविटी, इसकी वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया वैद्युतशीलता का। वैद्युतशीलता ये किसकी है, 0 किस लिए लगाते हैं हम, निर्वात के लिए। ये निर्वात की वैद्युतशीलता का मान शो कर रहा है। तो हमारा जब हम इसका कैलकुलेट करते हैं, ये एप्सिलॉन का वैल्यू जब यहाँ रखते हैं तो ये हमारा के का मान कितना हो जाता है, वन अपॉन 4πε0। तो ये उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1 इंटू 3.14 इंटू
8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, इसका मात्रक कितना है? c²/न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अब जब हम इसका मान कैलकुलेट करते हैं तो हमको कितना आता है इसका वैल्यू? मान लो इसको k मान लिए हैं, तो k बराबर कितना आता है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और इसका मात्रक क्या हो जाता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये हमारा k का मान हो गया। इसका मतलब हमारा जो f जो है वो कितना हो जाता है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, हमने मिला है f इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा f का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला मिली है। अब देखो, अगर Q1 का मान हम 1 कूलम मान लें, Q2 का भी मान 1 कूलम ले लेते हैं, और इनके बीच की जो दूरी है इसको हम 1 मीटर ले लेते हैं, तो हमारा ये जो f का वैल्यू कितना हो जाता है? f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, इंटू 1 कूलम इंटू 1 कूलम अपॉन r कितना है? r स्क्वायर कितना है? 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो हमको फाइनली क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर कट जाएगा, कूलम स्क्वायर भी कट जाएगा। हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? f इज इक्वल टू, f का मान कितना निकल रहा है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। हमारा f का मान कितना निकल आया? f इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन्स निकल आया। कब? जब हम Q1 का मान 1 कूलम लेते हैं, Q2 का मान 1 कूलम लेते हैं, और इनके बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर रखते हैं, तो स्टैंडर्ड में हमारा f का वैल्यू कितना आता है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन।